Time. Here we stand open arms. This is home where we are ever strong in the world that we made. वेलकम बैक। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो पिछले कुछ दिनों में क्वारंटीन में होने के कारण मैंने एवेंजर्स एंड गेम को 3 बार नॉर्मल स्पीड में और हाँ, एक बार स्लो मोशन में भी देख लिया है। और इसी दौरान मैंने कुछ मिस्टेक्स भी नोट डाउन करी हैं। इन मिस्टेक्स को बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैं किसी की भी फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता। इवन मैं भी मूवी के डायरेक्टर, एक्टर्स और क्रू मेंबर्स को उतना ही रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे भी पता है कि एक मूवी को बनाने में कितना टाइम लगता है। तो प्लीज आप भी इस वीडियो को एक फैक्चुअल और एंटरटेनमेंट के बेसिस पे देखना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में वायरस मत फैलाना, पहले ही देश में जितना है काफी है। तो मूवी की शुरुआत होती है जब हाउकाई अपनी बेटी को आर्चरी सिखा रहा होता है, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी एल्बो कितनी ज्यादा ऊपर उठी हुई होती है। इवन हाउकाई भी उसको कहता है कि अपनी एल्बो को अंदर करो, बट वो वैसा नहीं करती है और फिर भी वो बुलसाई हिट कर देती है। और इवन बाद में हाउकाई उसकी टेक्निक की तारीफ भी करता है। टोनी स्टार्क बताता है कि वो और नेब्यूला बेनेटार को 48 घंटों से चला रहे थे और अब वो शिप डेड हो चुकी है स्पेस में। बट देखने वाली बात यह है कि स्पेस में तो कोई ग्रेविटी है नहीं, ना ही कोई एटमॉस्फेयर है जो कि उसको स्लो डाउन करेगा। तो इस हिसाब से वो शिप रुकनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो 48 आवर फ्लाइट का इनर्शिया जो था वो उसको आगे बढ़ाते रहेगा। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शिप स्पेस में डेड हो चुकी है। कैप्टन अमेरिका ने शेविंग मिरर के लेफ्ट कॉर्नर को पकड़ रखा था, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल बदलता है हम देखते हैं कि उनका हाथ तो उसके हैंडल के ऊपर था। जब टोनी अर्थ वापस आ जाता है तो पेपर उससे गले मिलती है और टोनी की जो चिन्स होती हैं वो पेपर के शोल्डर से टच होती हैं। बट अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी चिन वापस से उसके शोल्डर के पीछे आ चुकी है और अब उसका फेस प्रेस्ड है उसके शोल्डर पे। तो जब टोनी और स्टीव बहस कर रहे होते हैं और टोनी बोलता है वो टोल्ड यू डैट, तो हम देखते हैं कि टोनी का राइट हैंड जो होता है वो उसके रोब के ऊपर होता है। बट जैसे ही कैमरा एंगल बदलता है हम देखते हैं कि उसका हाथ तो दरअसल टेबल पे था। बट वापस कैमरा एंगल बदलता है और हम देखते हैं उसका हाथ रोप पे आ गया। उसके बाद टोनी गुस्से में खड़े होता है और वहां पर हम देखते हैं कि टोनी का आर्क रिएक्टर पहले से ही थोड़ा लूज है। हाँ, मुझे पता है वो बाद में उसे निकालने वाला है, पर वो पहले से ही क्यों ऐसे लूज है। उसके बाद जब टोनी अपना आर्क रिएक्टर निकाल देता है और वो बस गिरने ही वाला होता है, तो हम पीछे बैकग्राउंड में देखते हैं कि कैप्टन मार्वल अपने हाथों को आगे बढ़ाती है जैसे वो टोनी को उठाने वाली है। बट अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके हाथ तो इजिली रेस्ट पे थे। उसके बाद एवेंजर्स निकल जाते हैं थैनोस की प्लेनेट की तरफ और वहां पर हम देखते हैं कि एवेंजर्स की जो शिप है वो प्लेनेट के रिंग से पीछे है। बट जैसे ही कैमरा एंगल बदलता है हम देखते हैं वो शिप तो दरअसल आगे आ चुकी है। इतना ही नहीं, पिछले कैमरा एंगल में हमने ये भी देखा था कि वो जो एक प्लेनेट है थैनोस के प्लेनेट के पास में, वो से छोटा है और काफी दूर है। बट जैसे ही कैमरा एंगल बदला हमें पता चला वो दरअसल बहुत ही पास और बहुत ही बड़ा है। तो जब थैनोस के साथ सवाल जवाब चल रहे थे तो हम वहां देखते हैं कि कैप्टन मार्वल ने उसके गले को पकड़ रखा था और वॉर मशीन ने उसके राइट हैंड को पकड़ रखा था। बट फिर ब्रूस बैनर उसको धक्का देता है और हम देखते हैं कि दरअसल कैप्टन मार्वल और वॉर मशीन ने तो उसे पकड़ा ही नहीं था। अब आखिर ये हो क्या रहा है मुझे नहीं पता, मैं जो देख रहा हूँ वैसा दरअसल हो नहीं रहा है। अब हम आ जाते हैं अगले सीन पे, जहाँ पर हमने देखा कि एंटमैन वापस आ चुका है क्वांटम रेल्म से। बट देखने वाली बात यह है कि एक रेड के लिए अकेले ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं था। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंटमैन एंड द वास्प के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने ऐसा देखा था कि वहां पर वास्प, हैंक पिम और उनकी पत्नी तीनों मिलके डिवाइसेस में कुछ चीजें कर रहे थे और उसके बाद वास्प ने एक लीवर खींचा था जिसकी मदद से एंटमैन अंदर गया था। तो ऑब्वियसली अगर घुसना इतना टफ है तो निकलना भी टफ होना चाहिए ना। और एंड गेम ने एक चीज को नजरअंदाज कर दिया। जब एंटमैन एंड द वास्प में एंटमैन अंदर गया था तो उसके पास एक कम्युनिकेटर था और इवन एक डिवाइस था जिसकी मदद से वो एनर्जी को स्टोर करने वाला था। बट एंड गेम में उसके बारे में हमें कुछ जानने को नहीं मिला। उसके बाद जब एंटमैन एक जगह पहुंचता है जहां पर टॉम स्टोन्स होते हैं और उन्हीं स्टोन्स के ऊपर उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जो कि वेनिश हो चुके होते हैं। बट हम देखते हैं कि उन टॉम स्टोन के ऊपर कोई ऑर्डर ही नहीं था। आखिर अगर किसी को नाम पता करना होगा तो वो कैसे पता करेगा। इवन उन टॉम स्टोन में एक ही नाम नॉबर्ट लेमी 2 बार लिखा गया था। जो हमारा स्कॉट स्टीव और नताशा को एक्सप्लेन कर रहा होता है क्वांटम रन के बारे में, तो हम देखते हैं कि उसने एक सैंडविच को अपने राइट हैंड में पकड़ रखा है। बट जैसे कैमरा एंगल बदलता है वो सैंडविच जादू से उसके लेफ्ट हैंड में पहुंच जाता है। उसके बाद स्कॉटलैंड कहता है कि जब पूरी दुनिया ने 5 साल बिता दिए तो उसने बस 5 घंटे बिताए थे क्वांटम रन में। तो इस हिसाब से तो जेनेट वैन डाइन को इतना बुरा होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब बाहरी दुनिया के लिए 30 साल हुए तो उसके लिए बस 15 से 30 घंटे होने चाहिए थे। जब टोनी अपनी बेटी के साथ अपने घर की तरफ वापस लौट रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसने हेलमेट को ऊपर से पकड़ रखा था। बट जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है हम देखते हैं कि उसने अब हेलमेट को साइड से पकड़ रखा है। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज गायब नहीं हुआ है, वही जिम्मेदार है इन सब चीजों के पीछे। जब वो 3 बच्चे आते हैं ब्रूस बैनर के पास तो हम देखते हैं कि स्कॉट जो कि कॉर्नर में है फ्रेम के, उसने अपने राइट हैंड को रेस्ट पे रख रखा है। बट जैसे ही कैमरा एंगल बदलता है हम देखते हैं उसका हाथ दरअसल मुंह पे था। तो आखिर वो किसका हाथ था? तो जब स्कॉट उन बच्चों की फोटो खींच लेता है तो वो फोन को राइट हैंड में पकड़ता है और उन बच्चों को वापस करने लगता है। बट जब स्कॉट उनको पिक्चर खिंचवाने के लिए मना करता है तो हम देखते हैं कि वो अभी भी अपना राइट हैंड हिला रहा होता है। कैमरा एंगल बदलता है और हम देखते हैं कि उसके राइट हैंड में ही फोन था। बट फिर से कैमरा एंगल बदलता है और हम देखते हैं कि वो अपने राइट हैंड से मना कर रहा है। अब उसके पास 2 राइट हैंड है तो मुझे नहीं पता। और इसी सीन से एक और कंटिन्यूटी एरर निकल के आता है, जहां हम देखते हैं कैप, नताशा और स्कॉट तीनों बैठ के जब हल्क के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वहां पर एक खाने की चीज रखी होती है।
जो कि पहले 2 टुकड़ों में होती है बट अचानक से वो आपस में जुड़ जाती है और फिर से अगले सीन में 2 टुकड़ों में हो जाती है। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज जिम्मेदार है, वही टाइम स्टोन घुमा रहा है। जब वो लोग एंटमैन के साथ टाइम ट्रेवल का टेस्ट करने वाले थे तो हम वहाँ पर देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे स्टीव रॉजर्स खड़े थे जो कि बोलते हैं वी आर गुड। बट जैसे ही कैमरा एंगल पीछे की तरफ जाता है हम देखते हैं कि स्टीव अचानक से दोनों के बीच में आ जाते हैं। बट वापस कैमरा एंगल फ्रंट में आता है और हम देखते हैं स्टीव वापस से लेफ्ट हैंड साइड में पहुंच जाते हैं। अब क्या पता स्टीव का मन कर रहा हो कि वो भाग भाग के जल्दी से जल्दी अपनी पोजीशंस बदल लें। उसके बाद हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क वहां पर अपनी टशन में एंट्री दिखाते हैं। बट इस सीन में भी एक गड़बड़ मुझे दिखाई दी, वो ये थी कि टोनी स्टार्क जिस गाड़ी को चला रहे हैं उसका नाम है ऑडी ई-ट्रॉन GT, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है और इलेक्ट्रिक कार्स वैसे साउंड नहीं निकालते हैं, वो बिल्कुल भी नॉइजलेस होती हैं। बट यहाँ पर तो आवाज आ रही है एकदम किसी पावरफुल इंजन की। जब स्कॉट का टैको रॉकेट के शिप के कारण उड़ जाता है तो हम वहाँ पर देखते हैं कि उसके बगल में एक कप रखा होता है। बट कुछ ही देर बाद जब रोड्स वहाँ पर आता है तो वो कप गायब हो रखा होता है और फिर जब ब्रूस वहाँ पर आता है तो वो कप वापस से उस बेंच के नीचे हमें दिखाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हल्क उसको 2 टैकोस देता है। बट उसके बाद जब कैमरा एंगल बदलता है तो हम देखते हैं कि उसके हाथ में बस एक ही टैको होता है। अब इतनी जल्दी ये काम तो बस फ्लैश ही कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रोड्स कुछ मूवीज के नाम बताता है टाइम ट्रेवल को एक्सप्लेन करने के लिए, और वो वहाँ पर ऐसे टाइम ट्रेवल की बात कर रहा होता है जिसमें लोग पास्ट में गए और उसके कारण फ्यूचर बदल गया। तो अब हम उन्हीं मूवीज के नाम पे ध्यान देने वाले हैं। और अगर आपने मूवी हिंदी डब में देखी है तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, आप राउडी राठौर के आइटम सॉन्ग सुनो। तो वो वहाँ पर इस टाइम ट्रेवल का एग्जांपल लेते हुए बात करता है स्टार ट्रेक की। बट दरअसल स्टार ट्रेक सीरीज में ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। स्टार ट्रेक सीरीज में तो वैसा ही टाइम ट्रेवल था जैसा कि एवेंजर्स एंड गेम में दिखाया गया है, मतलब कि पास्ट में बदलने वाली चीजों के कारण एक नई टाइमलाइन क्रिएट होती है, ना कि फ्यूचर बदलता है। इवन वो और भी मूवी का नाम लेता है जैसे कि द टर्मिनेटर, समवेयर इन टाइम, बिल एंड सैप, टेड्स एक्सीलेंट एडवेंचर, और इन सारे मूवी में प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स का इस्तेमाल हुआ है। अगर इस पैराडॉक्स को अच्छे से समझना है तो जाकर प्रीडेस्टिनेशन मूवी देखो, क्या कमाल की पिक्चर है। तो टॉपिक से ना हटते हुए उसके बाद रॉकेट बार्टन से कहता है कि प्रॉमिस करो तुम मेरे शिप को कुछ नहीं होने दोगे। बट वहां पर हम देखते हैं कि उसने अपने हाथ को फोल्ड कर रखा होता है। बट जैसे ही कैमरा एंगल बदलता है हम देखते हैं उसके हाथ उसके साइड्स पे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ब्लैक विडो और हाउकाई मोरैक प्लेनेट को छोड़ के जा रहे होते हैं तो वहां पर नेब्यूला वॉर्मिल के कोऑर्डिनेट्स के बारे में कुछ बता रही होती है। बट मेरी नजर यहाँ नहीं गई, मेरी नजर गई उसके कानों के ऊपर। आप भी उसे देखो, यहाँ पर ऐसा लगता है मानो उसके कानों का मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी जगह इसी सीन में मेकअप सही है बट यहाँ पर मेकअप में बहुत बड़ी गड़बड़ी दिख रही है। उसके बाद हम एक और मिस्टेक की बात कर लेते हैं। इस मूवी में हमने देखा कि 2014 की गमोरा बोलती है कि फादर हैज फाउंड एन इन्फिनिटी स्टोन, जहाँ पर वो बात कर रही होती है ऑर्ब की। बट हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा था कि गमोरा को तो ये पता ही नहीं था कि उसके अंदर इन्फिनिटी स्टोन है। जब मूवी का बिल्कुल एंड आने वाला था तब उसे कलेक्टर से पता चला कि दरअसल उसके अंदर पावर स्टोन है। तो यहाँ पर इन दोनों मूवीज के बीच में कनेक्शन ठीक नहीं बैठ रहा है। तो अगली मिस्टेक पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ अवेंजर्स का वो सीन जहाँ पर एजेंट कोल्सन आए होते हैं टोनी स्टार्क की बिल्डिंग में, जहाँ पर टोनी स्टार्क को पेपर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एलिवेटर के पीछे वुड पैनलिंग है और उसके ऊपर एक मेटल का बार लगा हुआ है। बट अवेंजर्स एंड गेम में हमें जो दिखा इंटीरियर एलिवेटर का वो काफी अलग था, और क्योंकि दोनों शॉट्स एक ही टाइम के थे तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकते कि उन्होंने इंटीरियर बदलवा लिया होगा। उसके बाद जब कैप्टन अमेरिका एलिवेटर के अंदर घुसते हैं हाइड्रा एजेंट्स के पास तो वहां पर हम देखते हैं कि सिटवेल के हाथों में गैलेक्सी S6 है। बट वो मोबाइल तो उस वक्त तक रिलीज ही नहीं हुआ था। जो सबसे लेटेस्ट फोन वो अपने पास रख सकते थे वो था S3। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि क्रोनोलॉजी में कुछ गड़बड़ हो गई है मार्वल वालों से। उसका एक और मिस्टेक जो मुझे सीन से लगी वो ये थी कि हाइड्रा के एजेंट्स को यही नहीं पता है कि उनका मेंबर कौन है और कौन नहीं। मतलब बाकियों का तो मैं मान सकता हूँ बट सिटवेल को भी नहीं पता कि उनका मेंबर कौन है और कौन नहीं। और इवन कैप्टन अमेरिका जैसे बड़े आदमी का भी उनको नहीं पता कि हमारा मेंबर है या नहीं। अब हाइड्रा क्या बस हेल हाइड्रा बोलने से ही चल रहा है। जब स्टीव 2012 के स्टीव के साथ लड़ाई करना चालू करते हैं तो हम देखते हैं कि उस स्टीव का हेलमेट और तो उसकी ड्रेस बिल्कुल फ्रेश और नई धुली हुई लग रही है, जैसे कि ये टाइड का कमाल हो। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2012 के एवेंजर्स के बाद जो स्टीव की ड्रेस थी उसका हेलमेट फट गया था और बाकी ड्रेस भी बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी। उसके बाद जब हम देखते हैं कि दोनों स्टीव में लड़ाई होने लग जाती है तो हमारा प्रेजेंट वाला स्टीव लोकी के सेक्टर वाले केस को ग्राउंड पे रखता है और भाग चलता है 2012 वाले स्टीव की तरफ, और वो केस सच में काफी दूर होता है। बट जैसे ही लड़ाई आगे चलती है हम देखते हैं कि वो केस अचानक से दोनों के बगल में आ जाता है। उसके बाद जब दोनों की लड़ाई आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि वो दोनों वहां से गिरते हैं और ग्लास बैरियर्स काफी सारे तोड़ते हुए नीचे जमीन पे गिर जाते हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कि पैगी के पिक्चर वाला जो कंपास था उसके पास पहले कितने शीशे गिरे हुए थे और उसके बाद वो शीशों का अमाउंट कैसे बदल जाता है। उसके बाद जब एंशिएंट वन ब्रूस बैनर को टाइम स्टोन देने वाली होती है तो वहां पर ब्रूस कहता है सो ही मस्ट हैव डन इट फॉर अ रीजन। और वहां पर हम देखते हैं एंशिएंट वन ने टाइम स्टोन को अपने फिंगर्स में पकड़ रखा था और उसकी जो फिंगर्स थी वो कर्व्ड थी।
बट जैसे ही कैमरा एंगल बदलते हैं हम देखते हैं उसकी फिंगर्स अब स्ट्रेट हो चुकी हैं। आपको याद होगा 2014 के गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में जब पीटर क्विल उस ऑर्ब को लेने जाता है तो उसके पीछे कोरैथ भी होता है, बट यहाँ पर हमारे वॉर मशीन और नेब्यूला उस ऑर्ब को ले भी लेते हैं, वापस भी चले जाता है वॉर मशीन, नेब्यूला को थैनोस भी उठा लेता है, लेकिन कोरैथ कहीं नहीं आता है। तो जब टोनी और कैप 1970 में ट्रेवल करने वाले थे उसके पहले टोनी की लेफ्ट आईब्रो के ऊपर एक कट होता है जो कि जैसे वो टाइम ट्रेवल करते हैं हील हो जाता है। और जब वो दोनों पहुंच जाते हैं मिलिट्री बेस पे तो हम वहां देखते हैं कुछ पर्सनल ट्रक्स को जिनके टायर्स उस पीरियड के हिसाब से गलत हैं, क्योंकि वहां पर हमें दिखे सुपर सिंगल्स टायर, बट दरअसल उस वक्त तक ये टायर आए ही नहीं थे। ये टायर तो 1982 के ट्रक से आना चालू हुए थे। उस वक्त तो चलते थे स्किनी टायर्स विद डुअल्स। दोनों की फोटो दिखा दी है तो आप कंपैरिजन देख ही सकते हो, और ये भी एक क्रोनोलॉजिकल मिस्टेक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब रॉजर्स इशारा कर देता है स्टार्क को वहां से चलने के लिए, तो जब जूनियर और सीनियर स्टार्क आपस में बात कर रहे होते हैं तो हम पीछे देखते हैं 2 ऑफिसर्स को बात करते हुए, और अचानक से वहाँ 3 ऑफिसर्स हो जाते हैं, फिर 2 और फिर 3, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। जब टोनी स्टार्क अपने पिता को गले लगता है और बोलता है थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और इसके पहले कि वो बोलता है यू हैव डन फॉर दिस कंट्री, हम देखते हैं कि उसने अपना सर दूसरी तरफ मोड़ लिया है। जैसे ही कैमरा एंगल हमें हॉवर्ड की तरफ से देखने को मिलता है हम देखते हैं कि उसका सर तो अभी भी हॉवर्ड की तरफ ही है। इतना ही नहीं, जब टोनी अपने पिता से गले मिलता है तो उसकी जो चिन्स होती है वो हॉवर्ड के शोल्डर पे बिल्कुल टच होती हैं, बट जैसे हमें हॉवर्ड की तरफ का लुक मिलता है हम देखते हैं कि टोनी ने अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं हिलाया, बट स्टिल अगले सीन में उसके जो चिन्स होती हैं वो काफी ऊपर हो जाती हैं उसके शोल्डर से। अब हम आ जाते हैं फाइनल बैटल की तरफ, और वहीं पर आता है हमारा ये फेवरेट सीन जहां पर कैप्टन अमेरिका थॉर का म्योनीर उठा लेते हैं और उसे फेंक के मारते हैं थैनोस की तरफ। बट यहाँ पर एक मिस्टेक थी। दरअसल हुआ यहाँ पर ये था कि थैनोस की जो डबल एज स्वॉर्ड थी वो थोड़ी देर पहले थॉर से लड़ाई करते वक्त दूर फेंका गई थी, बट यहाँ पर जैसे ही कैप्टन अमेरिका उसको मारते हैं म्योनीर के साथ और म्योनीर वापस आता है हम देखते हैं कि अचानक से उसकी डबल एज स्वॉर्ड वापस उसके हाथ में आ जाती है। तो जब एंटमैन जायंट मैन बन जाता है और उसके हाथ में प्रोफेसर हल्क और वॉर मशीन होते हैं तो वो उन दोनों को अपने पास ही ग्राउंड पर रख देता है। बट जब हम एक वाइड शॉट देखते हैं पूरी बैटल का तो हम वहाँ देखते हैं कि वॉर मशीन और प्रोफेसर हल्क तो कैप्टन के पास है, बल्कि जायंट मैन तो काफी दूर है। उसके बाद जब हम वापस एक वाइड लुक देखने को मिल रहा होता है पूरे सीन का तो हम वहाँ देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका जो सबके सामने खड़े हुए थे उनकी शील्ड वापस से ठीक हो गई थी, जो कि थोड़ी देर पहले थैनोस ने तोड़ दी थी। उसके बाद इवन हमें इसी बैटल के वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज का आई ऑफ एगामोटो भी दिखता है, जो कि इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने तोड़ दिया था। ये बस हमें यहीं पर दिखा, उसके बाद हमें दोबारा नहीं दिखा। जैसे ही सुपर हीरोज का महाभारत चालू होता है हम देखते हैं कि कैप्टन कल ऑब्सिडियन को अपने हैमर से शुरुआत में मारता है, बट जैसे ही कैमरा आगे बढ़ता है हम देखते हैं कि कल ऑब्सिडियन लड़ाई कर रहा होता है कॉर्गो और ड्रेक्स के साथ। उसके बाद जब पेपर और टोनी का आपस में कमाल धमाल का सीन आता है जहां पर वो दोनों घूम घूम के दुश्मनों को मार रहे होते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि दरअसल पेपर किसी के ऊपर ब्लास्टर्स मार रही है, बट आखिर वो ब्लास्टर्स मार किस पे रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब क्विल थैनोस के 2 सैनिकों से लड़ाई कर रहा होता है तो उसके दोनों हाथों में ब्लास्टर होते हैं। जब गमोरा एक सैनिक को उसके ऊपर गिरा देती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से उसके राइट हैंड से एक ब्लास्टर गायब हो जाता है, और जब वो अपने हेलमेट को हटाने जाता है तो वो ब्लास्टर वापस आ जाता है। फिर जब वो आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं उसके लेफ्ट हैंड से ब्लास्टर गायब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वास्प और एंटमैन दोनों वैन में बैठे होते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कैमरा कट होता है, हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर के पीछे एंटमैन जो है वो एक बड़े से जायंट मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा है, तो शायद एंटमैन के पास डबल होने की भी पावर आ गई है। आखिर इतना क्वांटम रेल्म में जाओगे तो और क्या होगा, और शायद इस पावर को क्वांटम पावर कहते होंगे। उसके बाद जैसे ही ब्लैक पैंथर के हाथ से थैनोस गॉन्टलेट को गिरा देता है तो वो उसकी तरफ भागता है गॉन्टलेट को लेने के लिए, और वहीं पर बीच में स्कारलेट विच आ जाती है। हम पीछे देखते हैं कि ब्लैक पैंथर वहां बैठा हुआ था, बट जैसे ही कैमरा एंगल बदलता है ब्लैक पैंथर वहां से गायब हो जाता है और फिर हमें वो सीन में कहीं नहीं दिखता। थैनोस को मारने से पहले वांडा के गले में कुछ गंदगी होती है या वो जो भी निशान होता है, और जो उसका पेंडेंट होता है वो भी उसके चेस्ट के सेंटर में होता है। पेंडेंट पर ही देखो, कहीं और मत देखो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके गले से वो निशान भी हट चुका है और उसका पेंडेंट भी अब लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया है। तो जब थॉर गॉन्टलेट लेने जाता है तो हम देखते हैं कि थॉर और थैनोस में लड़ाई होने लग जाती है, बट वहां पर हम देखते हैं गॉन्टलेट काफी पीछे छूट जाता है। जैसे ही कैमरा एंगल बदलता है हम देखते हैं गॉन्टलेट अचानक से दोनों के बीच में आ जाता है। जब थैनोस का गॉन्टलेट मिलता है तो हम देखते हैं कि उसके राइट हैंड में एक आर्मर लगा हुआ है, बट जैसे वो कैप्टन मार्वल से लड़ने जाता है अचानक से वो आर्मर गायब हो जाता है। उसके बाद जब थैनोस स्नैप करता है तो हम वहां पर देख सकते हैं कि उसकी एक फिंगर आपस में ओवरलैप कर रही है। ये एक सीजीआई मिस्टेक है। इवन अवेंजर्स एंड गेम के सीजीआई आर्टिस्ट ने भी इसे एक्नॉलेज करते हुए एक वीडियो में इसके बारे में कहा है। उस वीडियो को कॉरिडोर क्रू नाम के एक चैनल ने अपलोड किया है। सामने उसका थंबनेल दिख ही रहा है और बाकी तो आप समझदार हो ही, चाहो तो जाके देख लेना। जब टोनी स्टार्क ने थैनोस से गॉन्टलेट से स्टोन्स चुरा लिए तो उसको ये बात पता भी नहीं चली, मतलब उसको अपने बॉडी से निकलते हुए स्टोन्स की पावर तो रियलाइज होनी चाहिए थी ना, जो कि उसको तब मिली थी जब उसने गॉन्टलेट पहना था। तो मूवी के एंड में जब थॉर वल्कायरी से बात कर रहा होता है तो हम वहां पर देखते हैं कि उसकी बियर्ड जो है वो पहले के मुकाबले काफी छोटी है,
बट अगले ही सीन में जब वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के क्विल के साथ बहस करने लगता है तो हम देखते हैं उसकी बियर्ड वापस से रेगुलर साइज की हो चुकी है। तो अगर आपने मूवी में ध्यान दिया हो तो आपको पता चलेगा कि अवेंजर्स जब प्रेजेंट टाइम में वापस आए थे तो वो अपने साथ लोकी का सेप्टर भी लेते आए थे, बट जब कैप्टन अमेरिका उसे वापस करने गए तो वो उस सेप्टर को लेके नहीं गए, जबकि वो थॉर का म्योनीर लेके आए थे तो वो उसे वापस करने गए। इनके साथ हमारे पास 3 गलतियां और निकल के आती हैं, तो मैं तीनों का मिस्टेक काउंट एक ही साथ बढ़ा देता हूँ। और वो 3 गलतियां हैं कि सोल स्टोन एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेन में है, ब्लैक विडो को अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ा, इसके कारण हाउकाई वहां पहुंच सका था, तो अब आके कैप्टन अमेरिका वहां पर उसको रखेंगे कैसे। इवन रियलिटी स्टोन जो था वो जीन फॉस्टर के अंदर था और वो लिक्विड स्टेट में था। जहां तक स्पेस स्टोन की बात है तो वो टेसरेक्ट के अंदर था और वो लोग टेसरेक्ट को अपने साथ लेके आए थे और लेके नहीं गए। तो बस ये हो गई 63 मिस्टेक्स। लेकिन हाँ, जो अब तक वीडियो देख रहे थे उनके लिए मेरे पास 3 बोनस मिस्टेक्स हैं, तो अच्छा हुआ ना यहाँ तक वीडियो देख ली। तो वो बोनस मिस्टेक है, इस मूवी का मेन थीम यही था कि वो बिना अल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट करे ही टाइम ट्रेवल करने वाले हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट की जब लोकी भाग गया, थैनोस को मार दिया गया और कैप्टन अमेरिका वहां जाके रुक गए। इन दोनों कंडीशंस में नई नई अल्टरनेट रियलिटीज क्रिएट हुई, बट इसको मैंने मेन मिस्टेक्स में इसलिए नहीं रखा क्योंकि हम इसको कोई एक प्रॉपर मिस्टेक नहीं कंसिडर कर सकते। इवन ये तो एमसीयू के लिए नई पॉसिबिलिटीज